मेरा नाम अनुराधा है। मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वैसे तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है बहुत पुराना है, लेकिन बीच में मैंने इसमें वीडियो बनानी छोड़ दी थी क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन अब मैंने दोबारा फिर इस चैनल को स्टार्ट किया है। मैं अपना 100% अपने वीडियोस में देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कोई कमी रहती है तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। मैंने अपनी लाइफ के 6 मंथ अब अपने इस यूट्यूब चैनल को देने की स्टार्ट की है, इस प्लेटफॉर्म को देने की सोची है। तो मैं 6 मंथ कंसिस्टेंसी से अपने वर्क में लगी रहूंगी। और जो मेरी ऑडियंस है उसको मैं अपनी तरफ से जो अपने नोट्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। जो मेरी तरफ से जो समझाया जाएगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मैंने नेट क्वालिफाई रखा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत। आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम STET TGT level and 2 time PGT level STET. I have also qualified CTET and मैंने अपनी लाइफ में हमेशा मेहनत की है। मैं हमेशा मतलब शुरू से लेकर आखिरी लास्ट तक हमेशा अपनी लाइफ में मेहनत ही करती रहती हूँ। तो मैंने एक बार ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश की। तो इस जर्नी में मैं अपनी जो ऑडियंस है इसको क्योंकि जो ये जर्नी है इसमें को मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे जो अपनी ऑडियंस है उसकी जरूरत पड़ेगी। और मैं अपनी लाइफ में इसको एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ले रही हूँ। और मैं अपने कंटेंट को मैंने जो भी आज तक बनाया है उसको अपने वीडियो के थ्रू अपनी ऑडियंस को देना चाहती हूँ। मेरी पीएचडी चल रही है, मेरी फेलोशिप आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने नॉलेज को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और वो बहुत सारे लोग जैसे एस्टेट है, सीटेट है, नेट है, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको अपनी नॉलेज है उसको पहुंचाने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट से क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। तो मैं अपने नोट्स उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने आज जो ये अपना यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ अपने डेडिकेशन के साथ इसको 6 मंथ देने की सोच किया है। अगर 6 मंथ में मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है चल गया तो मैं इसको एक टीचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी ऑडियंस के सामने लेकर आऊंगी। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। न्यू क्लासिकल एज इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह 1660 से 1798 के टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 1660 से 1798 है। और इस वीडियो में हम इसके राइटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। The neoclassical age is one of the most influential period in English literature. The term neoclassical mean a new classic जो द न्यू क्लासिकल एज है इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। यह बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीरियड है इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में द टर्म न्यू क्लासिकल मीन न्यू क्लासिकल, क्लासिकल वर्क का न्यू वे से प्रेजेंट होना। इसका मीनिंग है रिफ्लेक्ट ए रिवाइवल ऑफ लिटरेरी आइडियल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक। यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट ए रिवाइवल, एक रिवाइवल को मतलब पुनरुत्थान को, ऑफ लिटरेरी आइडियाज, जो लिटरेरी आइडियल्स हैं, आइडियल्स मतलब जिनको हम आदर्श मानते हैं। और ऑफ एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स के जो आइडल्स हैं उनको अपने वर्क के थ्रू उनको प्रेजेंट करता है। ऑथर ऑफ दिस एज एडमायर्ड ऑर्डर, रीजन, डिसिप्लिन, बैलेंस एंड क्लैरिटी। और जो इस एज के राइटर्स हैं एडमायर्ड, वो एडमायर करते हैं ऑर्डर, रीजन और डिसिप्लिन। क्या क्या है इस एज की सबसे ज्यादा जरूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्डर है, रीजन है, डिसिप्लिन है, बैलेंस है और क्लैरिटी है। बिलीविंग दैट, वो बिलीव करते हैं दैट की लिटरेचर शुड एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। जो लिटरेचर है वो हमें क्या करेगा, एजुकेट भी करेगा और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी करेगा। दिस पीरियड emerged after the restoration of monarchy in 1660 and continue until the rise of romanticism in 1798. This period emerged after the restoration of monarchy in 1660। जो चार्ल्स सेकंड है उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, तो उन्होंने 1660 में अपनी गद्दी को दोबारा से प्राप्त किया था। तो उसका जो रेस्टोरेशन हुआ था उसे जो अपना रेस्टोरेशन एज है ये स्टार्ट होता है। तो जो चार्ल्स सेकंड है उनको जो अपना शासन है उनको मिला 1660 में मिला। तो ये जो अपना लिटरेचर है न्यू क्लासिकल एज है ये 1660 से स्टार्ट हुई और ये एंड कब हुई, 1798 में ये एंड हुई।
तो ये क्या है, एक 1790 में रोमांटिसिज्म के साथ जो ये अपना न्यू क्लासिकल एज है इसका एंड हुआ। Unlike the emotional and the imaginative spirit of the Renaissance, ये है जो अपनी रेनेसां एज है जो अपनी विलियम शेक्सपियर की एज है वो है, तो उनके से अलग होकर, मतलब उनसे किस तरह से ये अलग है। अनलाइक द रेस्टोरेशन एज, जो रेस्टोरेशन एज है उससे 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 अलग होकर, उसकी तरह ना होकर, यह क्या थी, यह जो न्यू क्लासिकल एज थी एम्फेसाइज लॉजिक, या किस चीज को एम्फेसाइज करती है, लॉजिक, इंटेलेक्ट और सोशल स्टेबिलिटी को ये क्या करती है, को ये एम्फेसाइज करती है। तो इनकी जो मेन मेन चीजें थी वो क्या थी, ये लॉजिक, इंटेलेक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल वैल्यूज को ये ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। द age is often described as the age of reason because the reason was considered the highest guide of literature and life. The age is often described as the age of reason. इस age को क्या कहा गया है, the age of reason। इस जो न्यू क्लासिकल एज है इसको age of reason भी बोला गया है। इसका रीजन है because reason was considered the highest guide in literature and life, क्योंकि जो रीजन है इसको एक हाईएस्ट गाइड के रूप में माना गया है, और लिटरेचर लिटरेचर की और एंड लाइफ लाइफ की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें अगर किसी भी एज है उसको याद करना है तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो अपने लिटरेचर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं तो हम उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ अपने माइंड में उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। The new classical age begins with the restoration of King Charles II, the English throne in 1660 after the Puritan rule led by Oliver Cromwell। जो न्यू क्लासिकल एज है बिगिन विद, ये स्टार्ट होती है विद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड। जो चार्ल्स सेकंड है उनका रेस्टोरेशन हुआ, उन्होंने अपनी गद्दी को, अपने शासन को दोबारा प्राप्त किया इन 1660 आफ्टर द प्यूरिटन रूल लेड बाय ओलिवर क्रोमवेल। और ओलिवर क्रोमवेल, जो प्यूरिटन ओलिवर क्रोमवेल का रूल था वो इसके साथ एंड होता है। द रेस्टोरेशन ब्रोड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल चेंज एंड रिन्यूअल इंटरेस्ट इन आर्ट। जो रेस्टोरेशन है ब्रॉड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसमें क्या गया था, रेस्टोरेशन के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, सोशल चेंज आया, रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट, और जो इंटरेस्ट इन आर्ट, आर्ट में जो इंटरेस्ट था उसका रिन्यूअल वो नए तरीके से हमारे सामने आया। साइंस एंड लिटरेचर, यह साइंस और लिटरेचर, साइंस और लिटरेचर की एज को भी क्या कहा गया है, न्यू क्लासिकल एज कहा गया है। तो इसमें ये चेंज आए तो किस किस में आए अपने, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सोशल चेंज है, रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट है, साइंस एंड इंटेलेक्ट है, तो ये सभी के सभी क्या है इस रेस्टोरेशन को लेकर आए हैं। कॉफी हाउस बिकम सेंटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। जो कॉफी हाउस है वो सेंटर ऑफ डिस्कशन बन गया था। कॉफी हाउस में जाकर जो लोग है वो इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, और अपनी जो डिस्कशन है, अपने लॉजिक है उसको कॉफी हाउस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो कॉफी हाउस को इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का प्लेस माना गया है। और यहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन है ये स्टार्ट हुई। तो न्यूज़पेपर गेन पॉपुलैरिटी एंड लिटरेसी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर है गेन पॉपुलैरिटी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, एंड लिटरेसी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और इसके साथ साथ जो लिटरेसी है, लोगों में जो रीड करने की हैबिट है वो अलग से ज्यादा बढ़ने लग गई। The period also witnessed important events such as the restoration। इस एज में कुछ इंपोर्टेंट इवेंट भी हुए हैं, जैसे द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन कब हुआ, 1660 में हुआ। द ग्रेट प्लेग कब आया, 1665 में हुआ आया। तो रेस्टोरेशन एज के 5 ईयर बाद क्या आया, अपना ग्रेट प्लेग आया, तो ये कब आया, 1665 में हुआ। द ग्रेट फायर इन ऑफ लंदन, ग्रेट फायर ऑफ लंदन हमें कब आई, 1666 में आई। तो हमें ये याद करना है, तो पहले हमें किसको याद करना है, रेस्टोरेशन, द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन कब हुआ, 1660 में हुआ। फिर उसके बाद ग्रेट प्लेग आई, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, 5 ईयर्स को जोड़ लेंगे, तो ग्रेट प्लेग आई। तो अपना शासन हो गया स्थापित, लेकिन उसके 5 साल बाद ही ग्रेट प्लेग आ गया। और फिर उसके बाद एक और ट्रेजेडी आई, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जो लंदन है उसमें एक ग्रेट फायर आई, तो वो क्या आई, 1660 में आई। तो चार्ल्स सेकंड का शासन हुआ 1660 में, और 5 साल बाद क्या आ गया, प्लेग आ गया, और 1 साल बाद क्या हो गया, फायर आ गई। तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन में क्या आ गई, लग गई, आग लग गई। द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग इंस्पायर बाय इसाक न्यूटन। और इसके साथ साथ जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसका भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था।
एक्सपेंशन ऑफ जर्नलिज्म एंड पीरियोडिकल्स, इस टाइम पर बहुत ज्यादा जर्नलिज्म और पीरियोडिकल आने लग गए थे। दिस डेवलपमेंट एनकरेज राइटर टू प्रोड्यूस लिटरेचर दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी विद रीजन एंड रियलिज्म। इस डेवलपमेंट, जो ये डेवलपमेंट हुई थी, एनकरेज राइटर टू प्रोड्यूस लिटरेचर दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी रीजन एंड रियलिज्म। उन्होंने इस तरह का लिटरेचर प्रेजेंट किया जिसके जो रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, और रियलिज्म। तो हमारे इस टाइम पीरियड पर जो लिटरेचर आया, तो सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह का उसके ऊपर, लोगों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसके बारे में वो लिखते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो रेस्टोरेशन एज है, इसमें एक कुछ जरूरी इवेंट्स हुए, जैसे कि जो पहले तो रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई, जो किंग चार्ल्स सेकंड है उसका शासन स्थापित हुआ 1660 में। उसके 5 साल ही बाद ही जो ग्रेट प्लेग आया, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो 1665 में प्लेग आया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो लोगों की थिंकिंग है वो बदल गई। फिर 1666 में क्या आ गया, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन में बहुत आग लग गई, तो लोगों के इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह से जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, राइटर्स उनके बारे में और रिलीजन के बारे में इस टाइम पीरियड में लिख रहे हैं। वाई इट इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज, अब इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा गया है? द वर्ड न्यू क्लासिकल कंबाइन टू टर्म, जो न्यू क्लासिकल है ये कॉम्बिनेशन है टू टर्म्स की। न्यू 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 मीन न्यू, एंड क्लासिकल, क्लासिकल मीन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है न्यू प्लस क्लासिकल। न्यू मीन न्यू, क्लासिकल मीन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। Writer looked to classical authors such as Homer, Virgil, and Horace for inspiration. They believed that literature should follow established rules, maintain harmony, and promote moral instruction. Writer looked to classical authors, जो writers है वो किसकी तरफ देखते हैं? Classical authors such as Homer, Virgil, Horace फॉर इंस्पिरेशन। तो अब उन्होंने क्लासिकल राइटर को देखना स्टार्ट कर दिया, उनके वर्क को रीड करना स्टार्ट कर दिया, और उनके वर्क को दोबारा अपने आइडियाज के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ रीड करना, प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो राइटर लुक्ड द क्लासिकल ऑथर्स एज होमर, विर्जिल, होरेस for inspiration, and they believed that literature should follow established rules and maintain harmony, promote moral instruction. तो उन्हें ये लगा कि जो क्लासिकल लिटरेचर है, इसके साथ वो अपने लिटरेचर को भी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों में मोरलिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Now I will discuss about the features of neoclassical age. Reason over emotion. Reason is the most important features of neoclassical age. Reason over emotion, जो ये एज है ये रीजन के ऊपर बेस्ड है, इसमें इमोशन को ज्यादा एम्फेसाइज, रीजन को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। रीजन वाज कंसिडर्ड सुपीरियर टू इमोशन, रीजन को इमोशन से ज्यादा सुपीरियर माना गया है। राइटर प्रेफर्ड लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल आर्ग्यूमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। राइटर क्या करते हैं? प्रेफर्ड लॉजिकल थिंकिंग को प्रेफर करते हैं, रैशनल आर्ग्यूमेंट को प्रेफर करते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को प्रेफर करते हैं। Order and discipline. Order and discipline is also the another important characteristics of this age. लिटरेचर फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ कंपोजिशन, जो राइटर्स हैं लिटरेचर है फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ कंपोजिशन। ये नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज आए, कोई भी मीटर आया, उसको उन्होंने अपने लिटरेचर में डाल दिया। वो एक स्पेसिफिक रूल को लेकर चलते हैं कि ये रूल है, इस रूल को मैं अपनी पोएम में, अपने वर्क में यूज करने वाला हूँ। तो वो एक स्पेसिफिक रूल के साथ अपने लिटरेचर को लेकर चलते हैं। वो किसी भी इस मीटर को नहीं लेकर आते कि कोई भी आइडिया उनके माइंड में आया और उन्होंने उसको लिख दिया, बल्कि वो अपने आइडियाज को लिखने के लिए किस स्पेसिफिक मीटर्स को, स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो उनका जो डिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लिटरेचर फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं। राइटर वैल्यू बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड सिमेट्री, ये सभी चीजों का क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर, तो इन्होंने अपने वर्क में इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर, जो क्लासिकल राइटर है, विर्जिल है, ओविड है, तो इनको उन्होंने क्या किया है? इनका इमिटेशन किया है, इनकी नकल की है। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर सर्व एज मॉडल्स, जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर है सर्व एज मॉडल, इनको मॉडल के रूप में लिया है। राइटर इमिटेट क्लासिकल फॉर्म, थीम एंड टेक्निक। अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हम अपने एक मॉडल को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने अपना लिटरेचर का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है,
तो मैंने अपने कोई प्रीवियस जो टीचर हैं उनको अपना मॉडल बनाया है और उन मॉडल के साथ मैंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसी तरह से जो क्लासिकल एज के न्यू क्लासिकल एज के राइटर हैं, उन्होंने जो ग्रीक राइटर्स हैं, जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जो क्लासिकल लिटरेचर है, उसको अपना मॉडल बनाया है और उनके द्वारा लिखे गए वर्क को मॉडल बनाकर अपने वर्क को प्रेजेंट किया है। तो जो इनके मॉडल है वो ग्रीक और रोमन एज के बहुत ही ज्यादा जो फेमस राइटर्स है उनको उन्होंने मॉडल बनाया है। तो उनको फॉलो करते हुए उन्होंने अपने लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है। राइटर इमिटेट क्लासिकल फॉर्म थीम्स एंड टेक्निक, तो उन्होंने जो क्लासिकल फॉर्म है, थीम है और टेक्निक है, इनको इमिटेट किया है। Next important characteristics of this age is Strayer. Strayer become one of the most popular literary forms. Strayer इस एज की सबसे ज्यादा पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म थी। राइटर क्रिटिसाइज्ड पॉलिटिकल करप्शन, सोशल हाइपोक्रेसी एंड ह्यूमन फुलिशनेस थ्रू विट एंड ह्यूमर। जो राइटर है वो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल करप्शन को क्रिटिसाइज करते हैं, सोशल हाइपोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं और ह्यूमन फ्लिशनेस को क्रिटिसाइज करते हैं थ्रू विट एंड ह्यूमर। विट और ह्यूमर के साथ वो अपने विट का यूज करते हैं और ह्यूमर के साथ जो सोसाइटी की हाइपोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जो अपना कॉमेडी ऑफ मैनर है वो यही है कि सोसाइटी में किस तरह की इविल है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो सोसाइटी में फैली हुई इविल्स हैं उनको वो अपने वर्क के थ्रू क्रिटिसाइज करते हैं और उनको ह्यूमरिस्टिक वे से प्रेजेंट करके उसको क्रिटिसाइज करते हैं। Moral purpose literature was expected to improve society by teaching ethical values and correcting human weaknesses. Literature was expected to improve society. लिटरेचर है उसको एक्सपेक्टेड किया गया टू इम्प्रूव सोसाइटी, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करना। लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं लिखा गया है बल्कि इसका जो मेन रीजन है वो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करना है। लोगों में जो इविल आए हुए हैं उनको ठीक करना है। तो सोसाइटी में जो इविल्स हैं उनको दूर करना इन राइटर्स का मेन पर्पज है। बाय टीचिंग एथिकल वैल्यूज, ये एथिकल वैल्यू टीच करते हैं और उसके साथ लोगों की लाइफ में जिस तरह की इविल्स आए हैं उनका वो सॉल्यूशन देते हैं। Realism instead of fantasy, writer focus on ordinary human life, social manners and everyday experience. Instead of fantasy, ये फैंटेसी के कल्पना के लाइफ में नहीं रहते हैं, कल्पना के जीवन में नहीं रहते हैं, बल्कि ये क्या है, रियलिज्म में जो वास्तविक जीवन है उसमें रहते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल के साथ देती हूँ, मैंने ये लिटरेचर का चैनल स्टार्ट किया है तो मेरे बहुत सारे लिटरेचर के वर्क भी हैं। मैं इस स्लाइड को तैयार करती हूँ, मैं अपना ब्लॉग लिखती हूँ, फिर उसके बाद जो अपनी वीडियोस है उसको बनाती हूँ और इसके साथ साथ जो मैं अपने पीएचडी से रिलेटेड वर्क है उनको भी कर रही हूँ। तो मैं जो मेरी लाइफ है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। मैं इमेजिनेशन में नहीं हूँ कि मैंने वीडियो डाल दी और मैं पूरे वर्ल्ड में एक बार में फेमस हो गई। तो मैं एक एफर्ट डाल रही हूँ, तो ये मेरा क्या है कि रियलिज्म के ऊपर बेस्ड एफर्ट है। तो इसी तरह से जो न्यू क्लासिकल एज के राइटर है ये रियलिज्म के ऊपर लिखते हैं। तो सोसाइटी में जिस तरह की चीजें वो देखते हैं उसी को अपने वर्क के थ्रू वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है ए मोडेस्ट प्रपोजल, तो उसमें जो गरीबी इतनी फैली हुई है कि उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल वे से इसको प्रेजेंट किया है कि अगर गरीब लोग अपने बच्चों को सेल कर देते हैं तो इसको रिच लोग खाते हैं और इसके बदले में उनको मनी मिलती है जिससे वो अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको उन्होंने प्रैक्टिकल वे से प्रेजेंट किया है। आल्दो ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि कोई इंसान है वो अपने बच्चों को बेचता है, उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं और उसके साथ वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करता है। लेकिन उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि जो सोसाइटी है उसमें कितनी गरीबी फैली हुई है और लोग किस तरह से उस गरीबी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उनको, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को का जो फ्लैश है, मांस है, उसको लेने में भी किसी भी तरह से हेजिटेशन नहीं हो रही है। तो उसको उन्होंने एक रियलिस्टिक वे से और हिस्टोरिकल वे से अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया है। Formal style, language was polished, elegant and balanced and carefully structured. लैंग्वेज वाज पोलिश्ड, जो न्यू क्लासिकल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज को पोलिश्ड वे से प्रेजेंट किया है। उनकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपनी लैंग्वेज का यूज किया और अपने वर्क को लिख दिया, बल्कि उनकी जो लैंग्वेज है वो पोलिश्ड है। वो एक एक वर्ड को बिल्कुल सोच कर उसके ऊपर डीप एनालिसिस के साथ उस वर्ड को यूज करते हैं। तो जो उनकी लैंग्वेज है वो पोलिश्ड है, एलिजेंट है एंड बैलेंस्ड है।
उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस करके उसको अपने वर्क के अंदर यूज किया है। तो उनके जो फॉर्मल स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड है, एलिजेंट है और बैलेंस है और केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है। Major literary form poetry. Poetry emphasizes reason, wit, satire, heroic couplet, prose, essay, general newspaper, novel become increasingly popular. Drama, comedy of manner flourished, portraying fashionable society with wit and style. Division of neoclassical age. This part is the most important in this video slide. Division of neoclassical age. Neoclassical age is divided into three parts. First is the restoration period 1660 to 1770. Characteristics return to monarchy. इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? रिटर्न टू मोनार्की, चार्ल्स सेकंड ने दोबारा फिर अपनी मोनार्की को एस्टेब्लिश किया। कॉमेडी ऑफ मैनर. कॉमेडी ऑफ मैनर इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। एंड हीरोइक ड्रामा. जो ये ड्रामा है सिर्फ कॉमेडी के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि ये लोगों को वैल्यू देने का वर्क करते हैं, तो हीरोइक ड्रामा इन्होंने लिखा है। स्टायरिकल राइटिंग. यहाँ इस टाइम पीरियड में स्टायरिकल राइटिंग हुई थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जोनाथन स्विफ्ट का ए मोडेस्ट प्रपोजल। तो स्टायरिकल वे से उन्होंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो उन्होंने स्टायरिकल वे से अपने वर्क को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द मेजर राइटर John Dryden. John Dryden is the major writer of this age. John Dryden is very important writer of this age. विलियम इस एज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। उसके बाद जॉन बनियन, पिलग्रिम प्रोग्रेस, जॉन बनियन भी इस एज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। Now is the Augustan age 1770 to 1775 named after the reign of Roman Emperor Augustus. जो ये टाइम पीरियड है ये रोमन इंपेरियर अगस्टस के पीछे लिखी गई है। मतलब जो इसका नेम है वो रोमन एम्पेयर अगस्टस के नेम के ऊपर पड़ा हुआ है। बिकॉज राइटर बिलीव्ड दैट, क्योंकि जो राइटर है उनको बिलीव करते हैं दैट की दे हैड अचीव्ड लिटरेरी एक्सीलेंस सिमिलर टू क्लासिकल रोम। वो भी क्लासिकल रोम की तरह लिटरेरी एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये एज है ये अगस्टस के नेम के ऊपर इसका जो नेम है वो पड़ा है और जो उनका एम है वो लिटरेरी एक्सीलेंस को प्राप्त करना है। तो ये क्लासिकल रोम की तरह अपनी लिटरेरी एक्सीलेंस है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? स्टाइल है, इस टाइप में भी स्टाइल है। हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट का यूज यहाँ पर हुआ है। ऐसे है, जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। इस टाइप के मेजर राइटर है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का मोस्ट फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट का जो मेन वर्क है वो है गुलिवर ट्रेवल्स और ए मोडेस्ट प्रपोजल। जोसेफ एडिशन के पीरियोडिकल्स हैं, उन्होंने टाटलर और स्पेक्टेटर जो मैगजीन्स हैं उनको लिखा है। और जो रिचर्ड स्टील है इनके भी जो पीरियोडिकल है इन्होंने दोनों ने कॉम्बिनेशन में जो स्पेक्टेटर मैगजीन है उसको निकाला है। तो इनके जो एसेज हैं, इनके जो पीरियोडिकल हैं वो भी इस एज के बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्क है। हमें इन सबको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है एज ऑफ जॉनसन। जो जॉनसन डॉक्टर जॉनसन की एज है वो है लिमिटेशन और एम्फेसाइज द रूल ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेड इमोशन एक्सप्रेशन, लेस एप्रिसिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। these lines are from limitation of this paragraph and ये जो लाइन है ये दूसरी तरह की है और यहाँ पर ये बाई चांस आ गई है। तो इसमें जो ये लाइन है ये लिमिटेशन की है, ये अलग पैराग्राफ है तो ये गलती से इसमें एंट्री हुई है। तो मैं इसका जो रियल पैराग्राफ है वो स्टार्ट करती हूँ। एज ऑफ जॉनसन नेम्ड आफ्टर, जो एज ऑफ जॉनसन है नेम्ड आफ्टर, ये इसका नेम किसके ऊपर पड़ा है? नेम्ड आफ्टर सैमुअल जॉनसन। इसका नेम किसके ऊपर पड़ा है? डॉक्टर सैमुअल के नेम के ऊपर इसका नेम पड़ा है। दिस पीरियड एम्फेसाइज क्रिटिसिज्म, मोरल फिलोसफी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल। इसमें किस चीज को एम्फेसाइज किया गया है? क्रिटिसिज्म को, मोरल फिलोसफी को एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट ऑफ नोवेल है इन तीनों चीजों को इसमें क्या किया गया है? एम्फेसाइज किया गया है। इसके मेजर राइटर हैं सैमुअल जॉनसन। इसके मेजर राइटर में सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, एडवर्ड गिबन है, एडवर्ड बर्क है। मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन के जो वर्क हैं, जॉन ड्राइडन का वर्क है नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन का जो फेमस वर्क है वो क्या कौन सा है?
जॉन ड्राइडन को क्या बोला गया है? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा गया है? तो जॉन ड्राइडन को कहा गया है। जॉन ड्राइडन नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया है। इनके इंपोर्टेंट वर्क एब्सलम एंड एकेटोफल है, मैकफ्लेक्नो है, ऑल फॉर लव है, और नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को क्या कहा गया है? नोन फॉर हिज मास्टरी एंड हीरोइक कपलेट। ये इनकी मास्टरी और हीरोइक कपलेट, जो हीरोइक कपलेट के ऊपर उन्होंने मास्टरी की थी, उसके लिए जाना जाता है। और इनके जो इंपोर्टेंट वर्क है, द रेप ऑफ द लोग है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, द डनशेड है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर है वो जोनाथन स्विफ्ट है। जोनाथन स्विफ्ट को कौन है? द ग्रेटेस्ट डायरिस्ट ऑफ द एज, ये अपनी एज के ग्रेटेस्ट डायरिस्ट हैं। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो गुलिवर्स ट्रेवल है, ए मोडेस्ट प्रपोजल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर है वो है जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। और ये किस चीज के जो ना जो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील है, ये क्यों फेमस है? द पॉपुलराइज द पीरियोडिकल एसे। इन्होंने जो पीरियोडिकल एसे है उनको क्या किया है? पॉपुलराइज किया है। इनके जो फेमस वर्क है, द स्पेक्टेटर है, द टैटलर है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर इज सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के में फेमस वर्क है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। और यूजीसी नेट में इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इनका जो फेमस वर्क है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, इस एज की जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं वो है हीरोइक कपलेट है, ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो हीरोइक कपलेट है इसका मीनिंग है ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक कपलेट का मीनिंग क्या है? ए पेयर ऑफ राइमिंग रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, एक राइम जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो पेयर है, पेयर ऑफ राइमिंग लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट स्टाइल। स्टाइल का मीनिंग क्या है? ए लिटरेरी टेक्निक दैट एक्सपोज ह्यूमन फोली। स्टाइल का मीनिंग है जो ह्यूमन फोली को एक्सपोज करती है थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड विट। तो क्या है? लिटरेरी टेक्निक जो कि एक्सपोज करती है ह्यूमन फोली को, किसके साथ? ह्यूमर के साथ, आयरनी के साथ एंड विट के साथ। मैंने इसको पहले ही ए मोडेस्ट प्रपोजल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सोसाइटी के जो इविल है उसको ह्यूमर के साथ, आयरनी के साथ और विट के साथ प्रेजेंट करके वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है विट, ए क्लेवर इंटेलिजेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। विट एक इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना जो कि क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है, जिसमें मतलब अपनी बात को बोल भी दिया जाता है और उसमें किसी को बुरा भी ना लगे, तो उसमें क्रिटिसाइज भी किया गया है। और उसमें जो विट है मतलब उसमें सीधा किसी को बोला भी नहीं गया है और किसी को बख्शा भी नहीं गया है। तो विट क्या है? क्लेवर लैंग्वेज, ए क्लेवर एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक क्लेवर और इंटेलिजेंट यूज क्या है? विट है। नेक्स्ट है डेकोरम, maintaining appropriate style according to the subject matter। जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ही अकॉर्डिंग जो अपना स्टाइल है उसका यूज करना क्या है? डेकोरम है। Contribution of neoclassical age, and now I will discuss about the contribution of neoclassical age। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज, इस टाइम में क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। राइज ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म स्टार्ट हो गई थी। पीरियोडिकल स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि जो अपना टाटलर है और तो स्पेक्टेटर है। पीरियोडिकल ऐसे आने स्टार्ट हो गए थे। ग्रोथ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आने लग गई थी। जैसे जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने जो क्रिटिसिज्म का वर्क लिखा है वो पॉपुलराइजेशन ऑफ स्टायर। स्टायर का पॉपुलराइजेशन स्टार्ट हो गया था। जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, वो सोसाइटी में फैली हुई फॉलेज को अपने स्टायर के थ्रू प्रेजेंट करते थे। तो जो फॉलेज है वो स्टायर के थ्रू प्रेजेंट की जाती थी, जैसे कि ए मोडेस्ट प्रपोजल। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश नॉवल, इसके साथ साथ जो इंग्लिश नॉवल है उनकी फाउंडेशन रखी गई थी, उनकी नींव रखी गई थी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टाइल, excessive concern with form rather than personal activity। तो इसमें इसमें ई है, EXCESSIVE। तो एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का यूज इस टाइम पीरियड में होना स्टार्ट हो गया था। ट्रांजिशन ऑफ रोमांटिक एज,
अब इसके बाद न्यू क्लासिकल एज के बाद जो नेक्स्ट एज आई थी वो रोमांटिक एज आई थी। तो जो ट्रांजिशन है रोमांटिक एज का, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Toward the end of 18th century, writer begin rejecting rigid rules, rationalism। उन्होंने जो रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रूल्स एंड रैशनलिज्म। जो राइटर्स हैं उन्होंने देखा कि जो रूल है, लैंग्वेज है, इसी में लोग बिल्कुल ज्यादा पिस गए हैं। वो लैंग्वेज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं। जो वर्क है वो इतने डिफिकल्ट हो गए हैं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। तो जो राइटर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो रिगिड रूल्स हैं, और जो रैशनलिज्म है उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे एम्फेसाइज इमेजिनेशन, इमोशन, नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो उन्होंने किस जो अपने रोमांटिक एज के राइटर, उन्होंने किस चीज को एम्फेसाइज किया? इमेजिनेशन, इमोशन, नेचर और इंडिविजुअल फ्रीडम को क्या किया उन्होंने? उन्होंने इसको एम्फेसाइज करना स्टार्ट कर दिया, लीडिंग टू द राइज ऑफ रोमांटिक एज। और इसके साथ जो रोमांटिक एज है वो आनी स्टार्ट हो गई। तो अपनी जो रोमांटिक एज है वो आ गई। इन 1798 में जो रोमांटिक एज है वो आ गई विद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज आ गई बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज। जो रोमांटिक एज है वो स्टार्ट किसके द्वारा की गई? वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा जो रोमांटिक एज है वो स्टार्ट की गई है। तो इस तरह से जो अपना ये वर्क है, जो ये अपनी स्लाइड है, ये एंड हो गई है। तो नाउ आई रीच्ड टू कंक्लूजन। आई कंक्लूड माय आइडियाज विद दिस कंक्लूजन। The neoclassical age laid the foundation of modern English literature by promoting reason, order, clarity, and moral purpose। जो न्यू क्लासिकल एज है ये फाउंडेशन है ऑफ मॉडर्न इंग्लिश की। मॉडर्न इंग्लिश की फाउंडेशन है किसके साथ? प्रोमोटिंग रीजन के साथ, ऑर्डर के साथ, क्लैरिटी के साथ और मोरल पर्पज के साथ। its writer perfected prose, style, criticism, and poetic craftsmanship while shaping literary standard that influenced generation of authors। जो इसके राइटर्स हैं परफेक्टेड, ये परफेक्टेड, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्या लिखा? प्रोज लिखा है, स्टाइल लिखा है, क्रिटिसिज्म लिखा है, पोएटिक क्राफ्टमैनशिप लिखी है, वाइल शेपिंग लिटरेरी स्टैंडर्ड्स। और उन्होंने एक लिटरेरी स्टैंडर्ड को क्या किया है? शेप किया है। दैट इन्फ्लुएंस जनरेशन, जिसने जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया है। ऑथर्स आर द लेटर चैलेंज्ड बाय रोमांटिक न्यू क्लासिकल एज रिमेन कॉर्नरस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव examinations such as UGC NET, STET, CTET, TGT, RTET, KVS and DSSP। तो जो रोमांटिक एज के राइटर हैं उन्होंने अपने इंटेलेक्ट के साथ लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस किया। और जो आज भी अपने कम्पिटिटिव एग्जाम है, नेट है, जीआरएफ है, यूजीसी नेट है और अपने एस्टेट है, केवीएस है, इन सब में आज भी जो न्यू क्लासिकल एज है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो न्यू क्लासिकल एज है इसकी अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैंने जो ये स्लाइड है इसमें न्यू क्लासिकल एज का बैकग्राउंड, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके राइटर्स को प्रेजेंट किया है। और मैंने ये एक अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। और अगर आपने लास्ट तक मेरे वीडियो को सुना है तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे इतना प्रीशियस टाइम दिया और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूंगी। मैंने एक यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है। अब मैं जहां तक हो सकेगा अपने लिटरेरी नोट्स को शेयर करने की कोशिश करूंगी और अपने आइडियाज को अपनी ऑडियंस को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मैं इस वर्क में खुद की 100% डालने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे साथ इस जर्नी में कोई भी जो पार्टिसिपेंट है, ज्वाइन करता है और जो अगर उनको मेरे नोट्स के साथ हेल्प मिलती है तो मैं आपको थैंक यू भी बोलूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि जो मेरी जर्नी है इसमें आप मेरा साथ दे रहे हो। तो मैं अब 1 मंथ नहीं 6 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ जो यूट्यूब की जर्नी है इसको स्टार्ट करती रहूंगी। और जो अपनी वीडियो है उसको 100% के साथ अपनी ऑडियंस को देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने लास्ट तक मेरी वीडियो को सुना है तो थैंक यू।